आज के इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि सिंपल कोरिलेशन के हवाले से टेस्टिंग हाइपोथेसिस किस तरह की जाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जनरल प्रोसीजर आप पहले भी देख चुके हैं, इसको रिकैप कर लेते हैं। इसमें 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में जैसा कि आपको पता है हम कोई क्लेम या हाइपोथेसिस लिखते हैं। सेकंड स्टेप में हम कोई क्रिटिकल वैल्यूज सेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम ये होता है कि हम सैंपल की मदद से जो वैल्यूज आई हैं उस पर कुछ कंप्यूटेशंस कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू को और टेबल वैल्यू को, और एंड पे हम रिजल्ट्स को समराइज कर देते हैं। तो ये जनरल प्रोसीजर है। तो पहले हम नोटेशंस को देख लेते हैं। सिंपल कोरिलेशन जब हम सैंपल डाटा से ड्रॉ करते हैं तो उसको हम R से डिनोट करते हैं, और जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं तो उसको हम ग्रीक स्मॉल लेटर रो से लिखते हैं। इसकी शक्ल ये P से मिलती जुलती है तो इसको रो कहेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट रो के हवाले से दो तरह के केसेस हमारे पास आ सकते हैं। एक केस में हम रो को किसी खास वैल्यू के अगेंस्ट चेक करना चाहेंगे तो उसको हम लिखते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट। एक केस हमारे पास ये हो सकता है, तो इस केस में हमने जी टेस्ट को यूज करना है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये हो सकती है कि रो को हम चेक कर रहे हैं लेकिन 0 के इक्वल, तो इस केस में हम टी टेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के सेगमेंट में रो को किसी खास वैल्यू के अगेंस्ट चेक करने का प्रोसीजर चेक करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में आप देखेंगे कि रो की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। चंद बातें आप नोट कर लें। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर के साथ प्रॉब्लम या इशू ये आता है कि ये नॉर्मल नहीं है और ना ही ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जब लार्ज सैंपल साइज हो जाए। हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक में हम चेक कर लेते हैं कि वो पॉपुलेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है। दूसरा ये होता है कि वैसे तो नॉर्मल नहीं है लेकिन जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता जाए तो वो नॉर्मल बन जाती है। लेकिन यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि आर की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल भी नहीं है, और अगर हम सैंपल साइज अपना बढ़ा दें तो उससे भी वो नॉर्मल नहीं बनती। तो इस सिचुएशन में फिर हम टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसका हल क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर ली जाए। ये में भी आपके लिए नया वर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब यह है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमने किसी नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया और उस नए वेरिएबल्स को यूज करके हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो आर है, आर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? एक नया वेरिएबल। इस नए वेरिएबल का नाम जो हम यूज करेंगे वो हमने रखा है ZF। तो ये ZF बनेगा कैसे वो यहाँ पे देख लें। ZF इज इक्वल टू 1.1513, ये वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? लॉग लेना है, हमने लॉगरिथम लेना है। किसका? इस वाली वैल्यू का। और इस वैल्यू में क्या है? 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से जो हमारे पास ये वेरिएबल बना हुआ है इसको हम फर्दर कंप्यूटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो बाकी प्रोसीजर सेम है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें पता है कि टेस्ट वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये सैंपल से आती है, और यहाँ पे हम लिखते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड वैल्यू, और स्टैंडर्ड एरर होता है सैंपल की मदद से। तो फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू ZF माइनस म्यू z होल डिवाइडेड बाय 1 ओवर n माइनस 3 अंडर रूट। इसमें ZF क्या है? ZF इज इक्वल टू 1.1513 लॉग 1 प्लस आर 1 माइनस आर, और इसी तरह म्यू ऑफ z क्या है? 1.1513 लॉग 1 प्लस रो 1 माइनस रो। तो इसकी मदद से ये जो टेस्ट हम यूज करेंगे ये z टेस्ट की बेस पे होगा। एग्जाम्पल की मदद से सारे प्रोसीजर को समझते हैं। हमारे पास एक रैंडम सैंपल है, साइज उसका n इज इक्वल टू 28। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या निकला है? 0.7।
स्टेटमेंट हमें क्या वो दे रहा है, इज दिस वैल्यू कंसिस्टेंट विद द अजम्पशन दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज 0.5। ये देखें, ये अब उसने गिवन स्टेटमेंट दी हुई है, वर्डिंग की फॉर्म में। पूछ वो हमसे ये रहा है कि बताएं पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो 0.5 के इक्वल है या नहीं है। कंसिस्टेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही। गिवन स्टेटमेंट को सबसे पहले हम हाइपोथेसिस फॉर्म में लिख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारे पास बन गया रो इज इक्वल टू 0.5। ये हमारा गिवन क्लेम है, ये गिवन स्टेटमेंट है। इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, रो नॉट इक्वल टू 0.5। स्टेप 2 पे आ जाएं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 सेट कर लेते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फार्मूला क्या यूज होगा, पीछे हम अभी देखा है हमने, z इज इक्वल टू जी एफ माइनस म्यू जी डिवाइडेड बाय 1/n-3 होल अंडर रूट। और ये कौन से टेस्ट को फॉलो कर रहा है, ये नोट करना है। पहले हम जो कुछ टेस्ट कर चुके हैं उसमें हमने टी टेस्ट का इस्तेमाल किया था, तो ये नोट करें, यहाँ पे हमने जी टेस्ट को यूज करना है। इस फार्मूले को जहन में रखते हुए कैलकुलेशंस को देखें, कौन कौन सी हमें चाहिए। हमें जी एफ की वैल्यू चाहिए, म्यू जी चाहिए, और ये नीचे वाले पोर्शन में से हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी हैं। तो जी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। जी एफ इज इक्वल टू, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1.1513 log 1 प्लस आर 1 माइनस आर इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। आर की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये आर की वैल्यू कहाँ से आई, जी हाँ, ये सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है और स्टेटमेंट में गिवन है। तो 1 प्लस 0.7 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 1.7 और 0.3, इसको फर्दर आप डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ गया log 5.66। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू का हमने log लेना है, उससे जो रिजल्ट आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका अगर हम log लें तो उससे ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 0.87। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी लॉग लिया जा सकता है, और विंडोज़ के कैलकुलेटर को यूज़ करके भी आप लॉग ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि लॉग कैसे लेना है। ये एक वैल्यू आ गई, इस वैल्यू की कैलकुलेशंस क्या होगी जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.1513 log 1 प्लस रो की क्या वैल्यू है 1.5 और 1 माइनस 0.5, तो ये एज इट इज आ गया 1513 log बन गया 1.5 और ये बन गया 0.5। फर्दर इसको सॉल्व करें, बस आ गया 1.1513 और log किसका लेना है हमने, इसको करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं 1.1513 और 3 का log लें तो आपके पास आ जाएगा 0.771। तो इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ गया 0.55। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, जी एफ और म्यू जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अभी इस स्टेप में जैसे मैंने बताया था कि log लेना है, तो log को देख लें। अगर आप विंडोज़ का कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपल जब आप कैलकुलेटर पे जाते हैं तो यूजुअल आपको वो इस तरह की पिक्चर देगा, ये वाली। तो इसमें log नहीं लिया जा सकता। उसका log लेने का तरीका ये है कि आप व्यू में जाएं, व्यू को क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। उसमें एक ऑप्शन होगी स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, या इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं। तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर वाली ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। तो जब साइंटिफिक कैलकुलेटर की ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला कैलकुलेटर आ जाएगा। तो इसके जो ये कीज़ हैं ये काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और काफ़ी और ऑप्शंस भी आ जाएंगी, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर हो जाएगा। अब इसमें से आपने लॉग कैसे लेना है, तो लॉग लेने का सिंपल तरीका है कि जिस वैल्यू का आपने लॉग लेना है पहले उसको प्रेस कर दें 3, फिर क्या करना है आपने, और यहाँ पे अगर आप एक की देखेंगे तो ये लॉग की है,
तो पहले आपने 3 प्रेस करना है, फिर आपने लॉक प्रेस करना है। तो जो ही आप लॉक प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो इस शेप में आ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ है, तो इसमें से हम 4 डेसिमल प्लेसेस यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखें, ये आपको शो भी कर रहा होगा कि ये वैल्यू किस चीज़ की है, log 3 की। तो आई होप कि आपको इसके इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहें तो आप मैनुअल कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं। तो जी हमारी कैलकुलेशंस कहाँ तक पहुँच गई थी। अब हमने z कैलकुलेट करना है और z इज इक्वल टू zf। इसकी वैल्यू देखें, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो इसको लिख लेते हैं 0.87 माइनस z 0.55 और डिवाइड किससे करना है, 1 डिवाइडेड बाय, एंड हमारे पास है 28 माइनस 3। इसको करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.32 और 1 डिवाइडेड बाय, आपके पास आ जाएगा 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.32 और ये आपका 5 बन जाएगा, और ये 5 नीचे है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, तो 1.60। तो इससे हमें पता चल गया कि z हमारे पास जो कैलकुलेटेड है वो किसके इक्वल आ गया, 1.60 के। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि हम z टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो t टेस्ट की तरह z टेस्ट के लिए हम एक डिफरेंट टेबल यूज़ करते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़ का। कुछ वैल्यूज़ जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसकी शेप भी देखें, नॉर्मल की है। ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, ये सेंटर वाला राइट टेल टेस्ट है, और इसमें क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ लाई कर रहा है। तो वैल्यूज जो हैं वो अल्फा की 10% पे है, 5% पे है और 1% पे है। तो अगर आप नोट करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.96। तो टेस्ट हमारा 2 टेल है, लेवल हमारे पास आपको पता है कि 5% था, और उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है 1.96। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती हैं, तो इसको आप सिंपल याद भी रख सकते हैं। तो ये माइनस और प्लस में 1.96 यहाँ पे माइनस के साथ और प्लस 1.96 प्लस के साथ यहाँ पे। डिसीजन और कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। इस पे अगर ये मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर्व इम्पोज कर देता हूँ, तो ये वाइट बॉल का जो निशान है, ये मैंने बताया था कि हम क्रिटिकल रीजन समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गई 1.96। अभी हमने देखी है पीछे ये प्लस के साथ है, और इधर माइनस 1.96 माइनस के साथ है। तो ये क्रिटिकल रीजन हो गया, और ये बीच वाला सारा हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। तो आप देखें जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है यहाँ से आके इस रीजन में जा रही है या इंटरनल वाले रीजन में जा रही है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आई है 1.60। तो 1.60 को अगर देखें तो वो इस रीजन के 1.96 से लेस है, तो यहाँ पे कहीं पे आ रही है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्रिटिकल रीजन में वैल्यू फॉल नहीं कर रही। फॉल नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और फर्दर कंक्लूड करते हैं कि जो गिवन क्लेम है वो करेक्ट। तो ये देखा है, इसमें हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट के हवाले से एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, और इसमें हमने जी टेस्ट को यूज किया।
रिकैप कर लेते हैं जी इस सेगमेंट में चंद बातें जो आपने नोट करनी थी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आर की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं है, और सैंपल साइज अगर बढ़ा दें तो तब भी नॉर्मल नहीं बनते। तो इस प्रॉब्लम की मदद से हम सिंपल आर को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, आर को किसी नए वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और उस नए वेरिएबल का नाम हमने जी एफ रख दिया, और उसी को यूज़ करते हुए हमने अपना एक नया टेस्ट स्टेटिस्टिक बना लिया, z इज इक्वल टू जी एफ माइनस म्यू जी डिवाइडेड बाई 1 ओवर n माइनस 3, और ये टी जी टेस्ट को फॉलो करेगा। जो बाकी प्रोसीजर है वो बिल्कुल ऐसे ही है जो हम पहले से करते रहे। आई होप कि इस सेगमेंट से आपने सीखा होगा। इसके साथ ही हमारा आज का सेगमेंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट के साथ दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब रो की वैल्यू हम 0 एज्यूम करते हैं तो उसको कैसे करना है। जनरल प्रोसीजर में वही 5 स्टेप्स, हाइपोथेसिस, क्रिटिकल वैल्यू मेंशन करनी है, कंप्यूटेशंस करनी है, डिसीजन रूल आ जाएगा और एंड पे आपने रिजल्ट को समराइज कर लेना है। तो इन 5 स्टेप्स से गुजरते हुए हम अपना टेस्टिंग का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर सैंपल से आए तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा पॉपुलेशन से आए तो उसको हम रो से डिनोट करते हैं। और टेस्टिंग में हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल डेटा है तो इसकी मदद से हम पॉपुलेशन में कोरिलेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे होते हैं। दो तरह के केसेस हमारे पास हो सकते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो 0 के इक्वल है या किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल है। तो इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि रो को जब हम 0 के इक्वल चेक कर रहे हैं तो उसमें कौन सा टेस्ट यूज करना है। रो अगर किसी खास वैल्यू के इक्वल है तो इसको चेक करने के लिए जी टेस्ट यूज करना है। इससे पहले वाले सेगमेंट में हम ये कर चुके हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर की सिमेट्री नहीं रखती, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर इसका ये है कि जब पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो की वैल्यू 0 हो तो ये सिमेट्रिकल शेप बन जाती है। तो इसी पॉइंट को यूज करते हुए, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपना टी टेस्ट नॉर्मल अंदाज में जैसे हम पहले करते रहे वो अप्लाई कर सकते हैं। टी टेस्ट की और खूबी ये है कि सैंपल साइज कुछ भी हो तो ये टी टेस्ट उस पर अप्लाई किया जा सकता है। स्मॉल सैंपल साइज पे भी और लार्ज सैंपल साइज पे भी अप्लाई किया जा सकता है। जब हम रो को 0 के इक्वल चेक कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। अगर उनमें कोई लीनियर रिलेशनशिप ना हो तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सैंपल है 20 वैल्यूज का, उसमें से हमने आर कैलकुलेट किया है 0.45। जी बताएंगे कि ये आर होगा या रो होगा। जी हाँ, ये आर की वैल्यू है क्योंकि हम सैंपल से ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास आर है। रो के हवाले से तो हमने अभी क्लेम चेक करना है, तो रो के हवाले से वो क्या चेक करने का हमें कह रहा है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ठीक हो गया। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो पॉपुलेशन का है वो क्या है, 0 का। आए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, क्लेम जो हमें दिया है वो लिख दिया, रो इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप वर्डिंग में लिखना चाहे तो ये क्या बनेगा, देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अल्टरनेटिव क्या बनेगा, जी हाँ ये इक्वल है तो ये नॉट इक्वल टू। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ले लिया। स्टेप 3 में आ जाए, टेस्ट स्टैटिस्टिक इसका नोट कर लें, टी इज इक्वल टू आर इंटू n-2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वेयर अंडर रूट।
तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने यहाँ पे लिखा था कि सैंपल वैल्यू होगी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर 0, तो माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो इसलिए वो पोर्शन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तो ये फॉलो इसी फॉर्मेट को कर रहा है और ये फॉलो करेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन को, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यूज करेंगे n-2। नेक्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है, आर की वैल्यू पुट कर दें। ये हमारे पास गिवन है n20 है, 20 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.45 अंडर रूट। इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करें तो 1.91 डिवाइडेड बाय 0.89 इज इक्वल टू 2.14। तो हम अब कहेंगे कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या आ गई है 2.14। टी टेबल को यूज करते हुए हमने क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस क्वेश्चन में बताएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिग्रेशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं n-2, तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो 18 को मैंने यहाँ पे लोकेट कर लिया। सेकंड मैंने देखना है कि मेरे पास लेवल कौन सा है, तो मेरे पास है 5%। टोटल हमारे पास 100% होता है, तो 5% रिमेनिंग 95%। और ये 5% किस में मैंने देखना है, टू टेल में। ये 5% या 0.05 एक ही बात है, और टू टेल टेस्ट है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देख ली, नीचे आए तो जहाँ पे इनका क्रॉस सेक्शन बन रहा है वो वैल्यू मैंने नोट कर ली 2.101। इसको हम एज ए क्रिटिकल वैल्यू यूज करेंगे। क्रिकेट और स्टैट की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने नॉर्मल पैटर्न ड्रॉ किया। इसको ड्रॉ करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो क्रिटिकल वैल्यू 2.101 ये प्लस में होगी और ये 2.101 माइनस में होगी। यानी कोई भी वैल्यू जो इससे बड़ी होगी उसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, और इससे लेस होगी उसको भी रिजेक्ट कर लेंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान होगा तो उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारे पास आ गया रिजेक्शन रीजन वाइट बॉल वाला, और इधर से भी ये हमारे पास वाइट बॉल वाला एरिया आ गया, रिजेक्शन रीजन। तो ये जी एक बॉल आई, बॉल गिरी, और अब टी हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो ये यकीनन कहाँ जाएगी, रिजेक्शन रीजन में। बिल्कुल सही बात, 2.14 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट था वो 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू है। 0 के इक्वल नहीं है बल्कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो आपने देखा इस सेगमेंट में हमने सैंपल डेटा लिया, उस पे कुछ कैलकुलेशंस की, और पॉपुलेशन के बारे में किसी एक खास नतीजे पे पहुंच गए। तो इस प्रोसीजर का और स्टैट्स की टेक्निक्स का यही एडवांटेज है। ये जो अभी मैंने टेस्ट किया है इसमें मैंने चेक किया है रो इज इक्वल टू 0। इसका इंटरप्रिटेशन या मीनिंग ये बनती है कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी इसका ये मतलब भी बनता है कि वेरिएबल जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसी तरह का टेस्ट अगर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा को 0 के इक्वल चेक करें तो उससे भी सेम रिजल्ट आएंगे, दोनों का कंक्लूजन अल्टीमेट सेम होगा। इसकी क्या रीजन है बता सकते हैं आप में से कोई? देखें, ये हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट है। इसमें हमने ये देखा कि अगर रिग्रेशन लाइन हमारी इस तरह की हो तो इसमें स्लोप जो है, स्लोप इज इक्वल टू बीटा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और इसी तरह इस स्लोप को अगर मैं कम करता जाऊं तो इस लाइन में देखें ये स्लोप की वैल्यू कम होगी, और अगर बिल्कुल इसको मैं इस तरह ले आऊं इसमें हम कहेंगे कि स्लोप हमारी 0 है। जब हमारे पास स्लोप 0 हो जाए तो x की कोई भी वैल्यू y को इफेक्ट नहीं कर रही होती। ये देखिए ना, y इज इक्वल टू ए या अल्फा प्लस बीटा x है। तो इसमें अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू ये आ गई, ये कंप्लीट 0 हो गया। तो इस 0 के होने का मतलब ये है कि x और y में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और यही बात हमने अभी जो टेस्ट किया उसमें भी चेक की है।
तो इससे ये बात वाज़ह होगी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप अगर हम ये चेक करें कि रो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उससे भी हम सेम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और अगर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा को चेक करें, उस पे टेस्ट अप्लाई करें, तो उससे भी अगर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो वो सेम होगा। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी क्वेश्चन ले लें जो हमने रो के हवाले से या बीटा के हवाले से किया है, उन दोनों पे ये टेस्ट अप्लाई करके देखें कि वाकई ये बात सही है या नहीं। आज के सेगमेंट को रीकैप कर लेते हैं। जब हमारे पास रो की वैल्यू 0 हो तो हमने ये देखा था कि आर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक हो जाती है, वो सिमेट्री बनाती है, इसलिए हम इसमें टी टेस्ट बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं। पिछले केस में हमने देखा था कि ये जब सिमेट्रिकल नहीं थी तो हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया था, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट हम सिंपल इसका टेस्ट फार्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए टेस्ट फार्मूला क्या है? जी हाँ, ये गिवन फार्मूला है, आर इज इक्वल टू एन माइनस टू अंडर रूट डिवाइडेड बाई वन माइनस आर स्क्वायर होल अंडर रूट। और एक और बात हमने नोट की, रो इज इक्वल टू जीरो को चेक करें या बीटा इज इक्वल टू जीरो को चेक करें तो हम सेम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और टी टेस्ट हम किसी भी सैंपल साइज पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हर टेस्ट की कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कुछ टेस्ट स्मॉल सैंपल साइज पे अप्लाई होते हैं, कुछ लार्ज सैंपल साइज पे अप्लाई होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में टी टेस्ट हर सैंपल साइज पे अप्लाई हो सकता है। बाकी जो भी प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। आई होप कि सेगमेंट में आपने काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।